हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार साक्य और आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और प्रीवियस क्लास में हमने सामान्य विज्ञान से संबंधित एक सीरीज़ जारी की जिसमें क्लास 1 हम कंटिन्यू कर चुके थे। उसमें हमने सिलेबस को समझा था और सिलेबस के साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण चीज़ थी, हमने एक चैप्टर स्टार्ट भी किया था फिजिक्स का, जिसमें हमने मापन को स्टार्ट किया था। और उस मापन चैप्टर के अंतर्गत हम एक चीज़ समझ चुके थे कि राशियां क्या होती हैं और राशियों का मापन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जहां पर हमने कल एंड किया था लास्ट क्लास में, आज वहीं से इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी यहाँ पर अगर यूट्यूब चैनल पर क्लास ले रहे हैं लाइव, तो इसके अलावा उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइडियल क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। वहाँ पर एकेडमिक और सभी कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए जो कोर्स हैं वो पब्लिश कर दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे की क्लास हम शुरुआत करते हैं अब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी हम चलते हैं कि अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास में हमने लास्ट क्लास में जहाँ से एंड किया था वहीं से हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक फटाफट हेडिंग लगा लो सभी लोग। आज का जो हमारी हेडिंग है वो है मात्रक, मात्रक यानी यूनिट। ठीक है, हम बात किसके करने वाले हैं? यूनिट की। ठीक है, मात्रक। ठीक है, मात्रक क्या होता है? अगर जनरली सिंपल भाषा में कहें तो मात्रक क्या है? किसी भी राशि के मापन के लिए हम क्या करते हैं? एक स्टैंडर्ड यानी मानक निर्धारित करते हैं और उस मानक को ही हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है, कोई भी राशि है, विज्ञान के अंदर जब भी हम किसी भी राशि को पढ़ते हैं तो हमने आपको बताया कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चाहिए ही चाहिए अगर उसका मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मात्रक है क्या? तो मात्रक साधारणतः क्या होता है कि राशियों का एक मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है, जिसके आधार पर मापन किया जाता है और उस स्टैंडर्ड को ही हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक राशि ली, हमने बताया कि दूरी है, तो दूरी को हमने एक मानक तय किया कि मीटर है और कुछ फिक्स डिस्टेंस ले ली। अब इस मीटर को ही हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है, इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, ऐसा नहीं एक राशि का कोई एक सिंपल एक ही मात्रक नहीं होता है, अन्य मात्रक छोटे बड़े भी होते हैं जिसमें हम आगे कंपैरिजन तुलना करेंगे। ठीक है, ये वैसे ही सिंपल सा रहा है कि जैसे कोई भी राशि है, उस राशि का एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है। वैसे होता है जैसे घरों में एक मैन मुखिया होता है, तो ऐसा नहीं कि बाकी सब मेंबर नहीं होते हैं, और मेंबर भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मुख्य होता है वो ये होता है। तो वैसे ही किसी भी दूरी या बात करें या किसी भी क्वांटिटी की बात करते हैं, किसी राशि की बात करते हैं, तो उसका एक अपना स्टैंडर्ड होता है। उस स्टैंडर्ड को ही हम क्या कहते हैं? अर्थात मानक को ही हम मात्रक कहते हैं। जैसे दूरी का एक अपना स्टैंडर्ड क्या है? मीटर है, तो मीटर उसका क्या है? मात्रक है। ठीक है, अब मात्रक के अगर हम प्रकार की बात करें तो ध्यान से समझो, प्रकार यानी टाइप्स की हम बात कर रहे हैं। प्रकार यानी टाइप्स। ठीक है, सभी पॉइंट नोट करते हुए चलना और समझते हुए चलना। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट आ रहे हैं तो आप बिल्कुल तीरंदाज बनने की कोशिश मत करना, ज़्यादा होशियार, क्योंकि तैरने वाला ही डूबता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। ये कहावत दोनों तरह सत्य है, इसको पॉजिटिव भी अगर लोगे तो निगेटिव भी, दोनों तरीके से सही है। तैरने वाला ही डूबता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि जो तैरना जानता नहीं वो नदी किनारे जाएगा ही, वो डूबने जाएगा कि कूदेगा ही नहीं। लेकिन जो जानता है कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में डूब जाता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। उफान वाली नदी में कूदोगे तो फिर डूबने के चांसेस तो हैं ही ना। तो ये पॉइंट एक एक नोट करते हुए चलना। मैं बात कर रहा था प्रकार की, टाइप्स की। ठीक है, टाइप की अगर हम बात करें तो सामान्यतः क्या होता है, जो मात्रक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उन दो प्रकार में नंबर एक जो हम पढ़ने वाले हैं, एक होता है आपका मूल मात्रक। ठीक है, एक क्या है? पहला जो है वो आपका मूल मात्रक है, इसे बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, पहले क्या है? मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा जो आपका होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, ये दो मात्रक होते हैं। ठीक है, पहला हमने क्या बोला? नंबर 1 बोल रहा हूं मैं, फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल मात्रक। ठीक है, तो जनरली मूल मात्रक क्या होते हैं? ये वे मात्रक हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इनके मापन के लिए किसी अन्य मात्रक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। अगर मैं मूल मात्रक की बात करें, जनरली क्या, ये फंडामेंटल यूनिट है, अर्थात
कोई भी चीज एक नींव यानी स्टार्ट कहाँ से प्रक्रिया होती है। बात अगर साइंस की बात करें तो जितने भी जो मात्रक बने हुए हैं बेसिकली वो सभी मात्रक इन मात्रकों से मिलकर ही बनते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको मूल बोला जाता है। अर्थात नींव जो जैसे मकान की नींव जहाँ से स्टार्ट होती है वहां से बात करते हैं। तो जैसे साइंस में अगर राशियों की स्टार्टिंग हम करते हैं या मात्रकों का अगर जैसे स्टार्टिंग बात की जाती है तो इनसे ही स्टार्ट होते हैं और इनसे मिलकर ही अन्य मात्रक बनेंगे। अभी हम आगे समझने का प्रयास भी करेंगे। तो मूल मात्रक क्या है? ये वे मात्रक हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और इनके मापन के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता भी नहीं होती है। क्या मैंने बोला? पहली चीज मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से समझना। नंबर 1 मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या होते हैं? पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। पूर्णतः क्या है? स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, फ्री होते हैं। और दूसरा, इनके मापन के लिए अन्य मात्राओं की आवश्यकता नहीं होती। जब फ्री है, स्वतंत्र है, तो इसका मतलब क्या हो गया? किसी अन्य की मात्रा आवश्यकता ही नहीं है, नीड नहीं है। और इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 7, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। चूंकि मूल मात्रकों की संख्या 7 है तो मूल मात्रक को कुछ लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि मूल यानी फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट वो हैं जो यूज किए जाते हैं। कौन से? दोज यूनिट विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अर्थात वे मात्रक जिनका हम क्या करते हैं? मूल राशियों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। बात क्लियर है? दोनों के कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात तो एक ही चीज हुई ना। यानी मूल मात्रक से डिफाइन कर लो। अगर हम क्या करते हैं, वे राशियां जिनके लिए मूल मात्रकों का प्रयोग करते हुए मूल राशियां हैं, या वे मात्रक जो मूल राशियों के मापन के लिए प्रयोग किया जाते हैं मूल मात्रक हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बात समझ आ रही है? अगर मूल मात्रकों की संख्या 7 है तो मूल राशियों की संख्या भी कितनी होगी? 7 ही होगी। बात क्लियर है? तो मूल राशियां भी कितनी होती हैं? अगर मैं बात कहूं कि आपसे अगर कहीं पूछा जाए कि जो मूल राशियां हैं वो कितनी होती हैं, तो मूल राशियां भी कितनी होती हैं? 7 होती हैं, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ मूल राशियां पूछी जाती हैं। आपको टेबल बना के दे देगा वो मूल राशियों को, ठीक है। और उनमें से क्या करेगा, कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है, ठीक है। और इन 7 में से क्या करेगा? 3 तो रख देगा मूल मात्रक और एक कोई अलग रख देगा डिफरेंट, और आपको वो आंसर बताना है सही, ठीक है। वो आगे की बात है, हम क्वेश्चन पे भी प्रयास करेंगे और उनको भी सॉल्व करने की कोशिश पूरी करेंगे और आप सॉल्व भी करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि भाई होते कौन कौन से हैं मूल मात्रक और मूल राशियां कौन है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूल राशियां। हमने बात बता दी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और जो मूल राशियों के मापन के लिए प्रयोग किए जाएं वही मूल मात्रक हैं, वही क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। चूंकि इनकी संख्या हमने 7 बताई तो क्रम से लिखते चलते हैं। नंबर 1 लंबाई, पहला, ठीक है। लंबाई कह लो या दूरी कह लो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही चीज है। बेसिकली जो हमारे जनरल भाषा में लिखा वो लंबाई लिखा जाता है। तो लंबाई का मात्रक जो है वो मूल मात्रक क्या है? मीटर है, ठीक है। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। दूसरा राशि जो है वो क्या है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या है? किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है समय, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, ठीक है। अगर इनके सिंबल लिखना चाहते हो ना, बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में सिर्फ सिंबल पूछ दिया जाता है। यहाँ पे शायद हल्की थोड़ी सी ब्राइटनेस है और उसे भी किया जाएगा हल्की स्लाइड। वैसे शैडो तो खत्म हो ही गई है बेसिकली पूरी की पूरी, उसको भी देखते हैं बाद में। ये है आपका मीटर, इसको एम से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे केजी से लिखते हैं और इसको सेकंड को SEC से लिखते हैं, या सिर्फ एस से भी लिख देते हैं, ठीक है। जनरली इसको SEC ही लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये है अगला। अब इनमें नंबर भी डाल लो। नेक्स्ट 1 2 3 4 क्या होता है आपका? ताप। ताप का मात्रक बहुत जगह पहले क्या कहता था? डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते थे, लेकिन अगर मूल मात्रक की बात करें तो इसका कौन सा होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। इसे के से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इनके सबके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इट्स नॉट एम्पायर, ठीक है। इसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एम्पियर होता है। कहीं आप इसको गलती मत करना कि पढ़ने के कुछ हमने देखा कि कहीं यूज, ऐसा मैंने कुछ देखा है जब मैं एकेडमिक क्लास में पढ़ा रहा था तो वहाँ कहना नहीं चाहिए, एक टीचर आए थे साथ में, मैडम थी, तो वो एम्पायर एम्पायर इसको पढ़ती थी और बहस भी कर गई कि नहीं एम्पायर ही होता। तो मैंने कहा ठीक है आप ही ठीक है, क्योंकि बहस करने से कोई फायदा तो है नहीं।
अब जो इंसान मानने को तैयार ही नहीं है, जिसे खुद नहीं पता, छोटी सी चीज़ नहीं पता, विद्युत धारा का यूनिट जो है वो एम्पियर है या एम्पायर है। मैंने इसीलिए एम्पायर वर्ड बोल दिया क्योंकि वो मेरे साथ ऐसी घटना ही हुई है, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो विद्युत धारा का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। नेक्स्ट है 6 ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसका क्या मात्रक होता है? इसका मात्रक होता है कैंडिला, कैंडिला यानी CD। और 7 है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल, और इसको लिखा जाता है MOL, ठीक है। देखो समझदार व्यक्ति वही है जब क्या होता है, कई सारे मूर्ख अगर मिलके एक पेड़ हाथी को अगर क्या कहने लग जाए कि हाथी नहीं खंबा है या पोल है, तो समझदारी उसी में है कि हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो। क्योंकि अगर 100 मूर्ख हैं उसमें अकेला एक समझदार व्यक्ति अपने आप को अगर बहस करके नहीं उनको समझाने की कोशिश करेगा तो फिर वो मूर्ख माना जाएगा, तो समझदार वाला सबसे बड़ा मूर्ख है, ठीक है। तो बेहतर यही होगा कि आप शांत हो जाओ, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है, तो बेहतर ये होगा कि आप ही शांत हो जाओ, चलो ठीक है आप जो कह रहे हैं वही सही है। और जितना हो सके बहस से बचो उतना ही बेहतर है, क्योंकि बहस से कुछ हासिल होता नहीं, सिर्फ टाइम की बर्बादी होती है और अपना खामखा खोपड़ा खराब करना होता है। जब आप विचार तर्कों की अगर वहाँ बहस वहाँ करो जहाँ आपके लेवल का जिस हिसाब का कैंडिडेट मिले, तर्क पे बात चल रही हो, वितर्क की बात चल रही है, बिना मतलब की चीज़ चल रही है, तो वहाँ से दूर ही बचना चाहिए, को तर्कों से बचना चाहिए, ठीक है ना। तो फिलहाल हमारा पॉइंट क्या था? मात्रक यानी यूनिट का समझने का प्रयास करो। हमने क्या कहा कि एक ऐसा मानक यानी स्टैंडर्ड, जिस मानक का क्या करते हैं यूज किया जाता है, उसी मानक को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे दूरी के लिए एक मानक तय किया गया, मीटर है, तो उसका ये क्या है? मात्रक कहलाता है। मैं प्रकार की बात कर रहा था, टाइप तो इसमें नंबर 1 हमने पढ़ा फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? ये वे मात्रक होते हैं जो क्या करते हैं, इनसे मिलकर सभी राशियों का निर्माण होता है। अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं, क्योंकि साइंस के अंदर जो भी राशियां हैं ना, वो सब इन मूल मात्रकों से मिलकर ही बनती हैं। जितनी भी राशियां जनरली क्या होंगी, इन मूल मात्रकों से ही मिलकर बनेंगी सभी राशियां, ठीक है। अब क्या होते हैं, इनकी संख्या, चूंकि हमने कहा कि मूल मात्रक 7 होते हैं, तो मूल राशियां भी 7 होंगी। अब मूल राशियां 7 हैं, तो कौन कौन सी हैं? तो वो आपको मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखाई, कौन कौन सी हैं मूल राशियां, दूसरी तरफ उनके मात्रक। तो उनके जो मात्रक हैं वो क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक कहलाएंगे। तो आपने देखा क्या हमने बताया? पहला लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, इज इट क्लियर। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय, समय का मात्रक क्या बताया मैंने आपको? सेकेंड। ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का क्या बताया? कैंडला यानी CD रिप्रेजेंट करते हैं इसको। पदार्थ की मात्रा। उपर्युक्त जो 6 मात्रक हैं स्टार्टिंग के जो तीव्रता तक, ये सभी यूज किए जाएंगे आपको भौतिकी में यानी फिजिक्स में इनको पढ़ने को मिलेगा। और जो पदार्थ की मात्रा है ये आपको केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पदार्थ सब्सटेंस याद है ना, कल ही बताया था, उसके गुण एवं क्या बताया था? स्ट्रक्चर, संरचना का अध्ययन कहाँ किया जाता है? रसायन विज्ञान में। तो इसको पढ़ने को भी कहाँ मिलेगा? पदार्थ की मात्रा जो है यानी मोल के बारे में कहाँ पढ़ने को मिलेगा? जब केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, जब। अभी के लिए भौतिकी में ये सारे पॉइंट आपको पढ़ने को मिलेंगे, ऊपर के 6, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट किया होगा, जल्दी से फटाफट इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इतना टाइम पर्याप्त है आप सभी लोगों के लिए। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, और आगे समझने का प्रयास करते हैं कि दूसरा टाइप जो है व्युत्पन्न मात्रक क्या है, और उसको समझते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास। उसके अलावा कई बार आता है कि पूरक मात्रकों के बारे में भी पूछा जाता है, रेडियन और स्टेरेडियन क्या है, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। उन दोनों के बाद क्लास फिर हम आगे चलेंगे, और फिर क्वेश्चन भी देख लेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कहाँ कहाँ से पूछेंगे। देखो कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो आप उसको यूज पता होना चाहिए, और कोई जरूरी नहीं, ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि सिंपल बात, जैसे कोई बच्चे इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, जो भी है, इंटरव्यू की तैयारी के दौरान क्या होता है कि कुछ लोगों का एक अपना स्टैंडर्ड तरीका होता है। उन्होंने क्या किया, ये सेट किया कि प्रीवियस कैंडिडेट से किस कैंडिडेट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, और उस हिसाब से तैयार कर लिया कि हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इससे एक गहरा अनुमान लग जाता है, और अनुमान सिंपल सा लग चुका है। अगर आप देखो, अगर कोई इंटरव्यू लेने में अगर आपको निकालने की ठान लेगा तो आप कुछ भी पढ़ के चले जाओ, और अगर उसे सिलेक्शन लेना है तो सिंपल सी बात, अगर उसे सिलेक्शन लेना है तो वो पूछेगा बहुत साधारण सा क्वेश्चन कि आपके मामा का नाम क्या है, आप बता देंगे। लेकिन अगर उसको सिलेक्शन नहीं लेना है तो वो पूछेगा बताओ मेरे मामा का नाम क्या है, पढ़ लो कौन सी किताब में मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा।
तो बात सिंपल है, रात दिन किताबें छांटने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन जब ज़्यादा हार्ड ही बनाना है, उसको आउट ऑफ सिलेबस ले जाना है, तो आप खूब पढ़ते रहो, लेकिन वो सबके लिए होगा, फिर एक के लिए नहीं होगा। और जब सिलेबस में क्वेश्चन आएगा तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका एनालिसिस करना, क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है। सिर्फ आप पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया लेकिन आपने क्वेश्चन का फॉर्मेट ही नहीं देखा और वहीं पर आप मार्क्स आ जाएंगे। आपने खूब पढ़ा, मूल राशियां इतनी हैं, पढ़ ली, उनका सिलेबस याद कर लिया, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में मूल राशियां नहीं है और उनमें से 3 रखी गई, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपने पढ़ी सातों हैं, लेकिन अब आपको क्योंकि आपने क्वेश्चन तैयार नहीं किया कि हाँ इसमें से ये नहीं हो रही, अब आप एलिमिनेशन नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पढ़ना और उनको एलिमिनेट करना, आंसर को, ये आना चाहिए। टेक्निक जिस दिन आ जाएगी, क्योंकि हर किसी को सारे ऑप्शन नहीं आते होंगे। अगर आपको किसी को 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 एलिमिनेट कर पा रहे हैं, 2 हो रहे हैं, अगर 3 कर पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको क्वेश्चन नहीं आ रहा होता लेकिन उसको ये कन्फर्म पता है कि ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते, तो चौथा कन्फर्म हो गया होंगे, और ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, ठीक है ना। चलिए, फिलहाल हम मात्रक की बात कर रहे थे, हमने आपको बताया मूल मात्रक के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात किसकी करने वाले हैं, अब बात करने वाले व्युत्पन्न मात्रक की। व्युत्पन्न मात्रक की, ठीक है। और आप तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है कि आपके पास ये डेटा, इसका यूज कर रहे हैं आप लाइव क्लास में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये कंडीशन ये है कि आपके पास जो डेटा मिला हुआ है इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, अपने एजुकेशन को, अपना नॉलेज को बढ़ाने के लिए, गेन करने के लिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय कि व्हाट्सएप या फेसबुक इन सब पे चैटिंग के लिए, है ना। अगर इनमें चैटिंग करते रहोगे तो फिर बाद में फिर आपका क्या हाल होने वाला है वो आपको ही पता होगा, है ना। डेलिकेट बेबी बनने की कोशिश मत करो, इन सब से जितने जल्दी बाहर निकल आओगे उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। जाने कितने आए धुरंधर, इनमें डूब के चले गए, आग का दरिया है, बस डूब के जाना है, इसमें कुछ नहीं है। आ जाओ व्युत्पन्न मात्रक पे। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि क्या है, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं। ये कैसे बनते हैं, ये मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं, मूल मात्रकों की सहायता से, या मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, सहायता से बनते हैं। अब इनकी कोई संख्या तो निर्धारित है नहीं क्योंकि बहुत सारे मात्रक हैं, ठीक है। हम बस इतना समझ लेते हैं कि मूल मात्रकों की सहायता से कैसे बनते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सा। आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, आपने पढ़ा है सभी ने। बहुत आसान सी भाषा में समझो, अगर हमें चाल का मात्रक निकालना है, ठीक है, चाल का मात्रक निकालना है, अर्थात यूनिट ऑफ स्पीड निकालना है, तो इट मीन्स क्या हम करेंगे, दूरी का मात्रक, सिंपल सी बात है भाई, क्या करना है हमें, दूरी का मात्रक और बटे क्या कर देंगे, समय का मात्रक। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत आसान सी चीज है, ठीक है, और आई होप आपको पहले से पता भी होगी, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि हमने ये कहा आपसे सिंपल भाषा में, अगर हमें चाल का मात्रक निकालना है तो चाल का मात्रक निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता चल गया है, दूरी और समय, ठीक है। अब दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, तो दूरी का मात्रक आप सभी को पता है कि सर मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया, अर्थात मीटर पर सेकंड। हमने अगर सिंबल यूज कर दिया तो ये क्या आ गया, इसका यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। बात क्लियर हो गई। मुझे एक चीज बताइए, आप इन्हें क्यों हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, कि मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं या इनसे मिलकर बनते हैं, मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इतनी चीज, बहुत आसान सा तरीका है। अब चाल का अगर मापन करना है, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक गाड़ी है, एक वाहन है, सिंपल सी बात है, उसने 400 किलोमीटर तक गो, ठीक है, सीधी सीधी बात है, वो 400 किलोमीटर तक गो, उसके बाद मुझे ये बता दो उसकी चाल कितनी होगी। नहीं बता सकते आप, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हमने समय नहीं दिया। अगर मैं कह दूं कि एक व्यक्ति 4 घंटे से, अर्थात वहां तक पहुंचने में, या कहीं तक मान लो ए से बी तक पहुंचने में उसे 4 घंटे लगे, मैं 2 स्टेटमेंट दे रहा हूं, दोनों स्टेटमेंट में आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है। मेरा पहला स्टेटमेंट है कि एक व्यक्ति ए से बी तक गया, ठीक है, 500 मीटर दूरी तय की, आपको बतानी है इसकी चाल क्या होगी, पहला कैलकुलेट करना है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा हमारा कथन ये है कि एक व्यक्ति ए से बी तक गया, ठीक है। अब ये मत कहना सर यही वाली दूरी है, यही नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से लिया, चलो ये भाई ए और बी छोड़ो,
x से y तक गया और उसे यहाँ पे 4 घंटे लगे, 4 आवर्स लगते हैं, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलो आप स्पीड कैलकुलेट करो। सिंपल सी चीज कह रहा हूँ, बहुत आसान से शब्दों में कह रहा हूँ। आप बताओ कि इन दोनों में पॉसिबल है कि आप स्पीड कैलकुलेट कर पाए, यस और नो? भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले में हम ये कह रहे हैं कि ए से बी तक गया, 500 मीटर दूरी तय की, चाल बता दो। एक दूसरा स्टेटमेंट कहा मैंने, एक्स से बाई तक जाता है एक व्यक्ति, वो 4 घंटे लगते हैं, उसको चाल बताओ उसकी। तो आप बताओ चाल कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं? तो आपका जवाब आएगा कि सर नहीं। क्यों नहीं कर पाओगे? सिंपल सी बात है, पहले में दूरी दिए तो समय नहीं दिया, दूसरे में समय दिया तो दूरी नहीं दिया। अर्थात हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि चाल को अगर कैलकुलेट करना है तो दूरी और समय दोनों की आवश्यकता होती है। अगर किसी राशि के मापन के लिए क्या हो कि अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ जाए, इसका मतलब वो राशि क्या है? व्युत्पन्न राशि है। बात समझ आ गई? क्योंकि चाल का अगर मापन करना है तो दूरी और समय दोनों की आवश्यकता होती है। बात समझ आ गई? लेकिन अगर दूरी का मापन करना हो तो किसी की आवश्यकता नहीं होती है। ए से बी तक दूरी मापनी है, सिंपल के साथ आपको क्या चाहिए? अप्लायंस से मात्रक वो चाहिए, एक पिता मापन कर सकते हैं आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ गई? ठीक है, तो दूरी किसी और पर निर्भर नहीं कर रही है, समय किसी और पर निर्भर नहीं है मापन के लिए। बात समझ आ रही है? लेकिन चाल अगर कैलकुलेट करेंगे तो दूरी और समय दोनों ही चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चाल व्युत्पन्न राशि है और चाल का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक है। बात समझ आ गई? तो चाहे तो आप ये कह लें कि मूल राशियां से जो मिलकर राशि बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। या मूल राशियों से मिलकर जो मात्रक बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तीसरी चीज ये कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियों के लिए प्रयोग किए गए मात्रक व्युत्पन्न मात्रक हैं। इतनी बात समझ आ रही है? बहुत आसान से हमने 3 स्टेटमेंट में आपको क्या बोला? पहला बोला कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, या व्युत्पन्न राशियों के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ आ रही है? यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी परेशानी होनी चाहिए। और एग्जांपल देता हूं मैं, मान के चलो आपको किसी को एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सी बात करें, अगर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, जनरली क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। अगर मैं आपको लंबाई दे दें किसी भी हॉल की या किसी भी रूम की या किसी भी जगह की या किसी भी खेत की, किसी भी क्षेत्र की, तो क्या आप उसका एरिया निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एरिया यानी क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए आपको? लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों ही चाहिए, लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए। अर्थात ये कह सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करता है क्षेत्रफल यानी एरिया। अर्थात वो डिपेंड किस पे है? लंबाई और चौड़ाई पर। तो ये दोनों ही कैसी हैं? दूरी है या लंबाई। तो ये क्या है? अगर क्षेत्रफल का यूनिट निकालना है तो क्या आएगा? मीटर गुने मीटर, यानी क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। बात समझ आ रही है? या वर्ग मीटर भी इसी को कह लेते हैं, या वर्ग मीटर। बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। मीटर स्क्वायर कैसी राशि, वो मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बताओ कमेंट करके कि हाँ ये चीज दिक्कत चल रही है। यहां तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, आगे के मात्रक भी निकालेंगे। ठीक है, आगे जो अन्य मात्रक है उन पर भी बात करेंगे। और देखो, जब तक हम फिजिक्स पढ़ते रहेंगे यूनिट सारी कंप्लीट नहीं हो जाएंगी। जहां जहां जो राशि आएगी उसका यूनिट आपको वहीं बताया जाएगा। ठीक है, हर राशि का यूनिट हम पढ़ा। जैसे मान के चलो अगले हम बल पे चलेंगे, कार्य पे चले तो कार्य का फॉर्मूला, कार्य के बारे में पढ़ाया, फिर फॉर्मूला बताया तो उसका मात्रक भी बताऊंगा। ऊर्जा पढ़ाएंगे तो ऊर्जा के टाइप बताएंगे, तो ऊर्जा का जहाँ फॉर्मूला आएगा उसका यूनिट भी बताएंगे। यानी हर राशि का मात्रक बताते हुए चलेंगे। बात समझ आ रही है? एक तरीका ये, अगर हम चाहें तो सारे मात्रक एक साथ करवा दें। ठीक है, एक तरीका ये है कि हम साथ में आगे क्वांटिटी पढ़ेंगे, वहीं पे चलते हुए बताते चलेंगे। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात समझ आ रही है सभी को? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, अदरवाइज इसको नोट करना है तो नोट करो। जो लोग ऐप में क्लास ले रहे हैं तो ऐप में स्क्रीनशॉट अभी नहीं अलाउड है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको पर्याप्त टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, मैं साइड बिल्कुल हो चुका हूँ, आप क्लास को बंद करके उसके बाद भी इसे नोट कर सकते हैं आराम से। और जो लोग यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं तो वहाँ से आप कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन स्क्रीनशॉट ही ना रह जाए, बस इतना ध्यान रखना वो आपके कॉपी पर ही उतर आए तो बढ़िया है। ठीक है ना? जो कई बार क्या होता है हम बहुत सारे प्लान बनाते हैं और वो प्लान सिर्फ कागजों में ही धरे रह जाते हैं, ज़मीनी स्तर पर नहीं वर्क करते हैं, इसलिए वो प्लान फेल हो जाता है।
तो बेहतर ये होगा कि प्लान को अपने जो आप पढ़ रहे हैं इसको एक बार नोट करके जरूर रख लेना। वो गलती मत करना कि एक बार समझ आ गया फिर हम नोट नहीं करेंगे, क्योंकि आज समझ आ गया, हो सकता है कल आने वाले में एक भी पॉइंट अगर मिस कर गए आप तो फिर एक ही क्वेश्चन से आप कई बार सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो एक नंबर की वैल्यू समझें, और जिस दिन आप एक एक नंबर की वैल्यू समझ जाएंगे तो ध्यान रखना गागर से ना क्या बोलते हैं, बूंद बूंद से गागर बढ़ जाती है, सागर बढ़ता, जो भी कह लो, बूंद बूंद से गागर बढ़ती है, ठीक है ना। याद तो हो गई वो कौवे वाली कहानी। चलो अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक पर्याप्त है, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से मात्रकों पर हमें बात करनी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से रेडियन एंड स्टेरेडियन दो मात्रक हैं, उन दोनों मात्रकों के बारे में पढ़ना है और आपको अच्छे ढंग से समझाना है, ठीक है ना। देखो रेडियन और स्टेरेडियन को पढ़ना और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये आपके लिए, क्योंकि बहुत बार ये पूछा भी जाता है, ठीक है। इस बात को समझो, हमने क्या कह रहे, दो बार नेक्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, अगले, हाँ नेक्स्ट टॉपिक कह लो या कुछ भी कह लो। अब हम बात क्या करने वाले हैं, मैं आपको एक चीज पढ़ा चुका हूँ, मूल मात्रक समझा चुका हूँ, मूल राशियां बता चुका हूँ, ठीक है, और व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक बता दिए, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत तो है नहीं। अब हम चलते हैं कि भाई संपूरक या पूरक मात्रक क्या होते हैं। संपूरक कह लो, बेसिकली सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोला जाता है उन्हें, क्या बोलते हैं हम, संपूरक, कुछ बुक में लोग पूरक भी लिखते हैं। संपूरक मात्रक क्या है, ये संपूरक मात्रक समझते हैं, ठीक है। संपूरक मात्रक क्या है, इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो संपूरक मात्रक कौन से हैं, दो हैं संपूरक मात्रक, एक तो होता है रेडियन, ठीक है, दूसरा होता है स्टेरेडियन, रेडियन एवं स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन, इन दोनों को ही क्या कहा जाता है, संपूरक मात्रक कहा जाता है। अब दोनों का क्या मतलब है और क्या होता है, तो रेडियन ध्यान रखना, रेडियन होता है रेखीय कोण का मात्रक, ये किसका होता है, रेखीय कोण का मात्रक होता है। और स्टेरेडियन जो होता है वो होता है घन कोण या ठोसीय कोण का मात्रक, ठोसीय सॉलिड एंगल जिसे कहते हैं, ठोसीय कोण का मात्रक, ठीक है। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, कि जो रेडियन है वो क्या है, इसका मात्रक है रेखीय कोण का मात्रक है, जबकि स्टेरेडियन जो है वो घन कोण या ठोसीय कोण का मात्रक है। अब बात आती है कि भाई होता क्या है घन कोण या ठोसीय कोण। भाई अभी तक हमने कोण तो पढ़ा था, एंगल के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ा, सॉलिड एंगल कहाँ से निकल के आ गया। अब बात समझो, जब भी हम कोण की बात करते हैं तो कोण में रेखीय कोण तो हम लिखते नहीं, सिर्फ एंगल कह देते हैं, कोण कह देते हैं, जनरली उसे बोला ही यही जाता है एंगल, इंग्लिश में, हिंदी में कोण कह देते हैं। कोण की बात करें तो कोण क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो, दो रेखाएं ऐसे ये हैं, इस तरीके से मिलनी, ये क्या है, ये एंगल है। अब ये एंगल चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो, ये अगर 90 है तो इस तरीके 90, ये तो है सारे के सारे एंगल के सिंबल। एंगल कैसे होता है, जैसे दो लाइनें हैं, दो रेखाएं हैं, जब एक दूसरे झुकी, जैसे ये बन रहे हैं इस तरीके से, सारे के सारे ये क्या है, ये एंगल है। बात समझ आ रही है। अब कल्पना करो कि सिंपल से एक इमेजिन करो कि आपके पास एक तरबूज है, ठीक है, खाना नहीं है, तरबूज है, पका हुआ है, उसको खाना नहीं है, बस देखना है, ठीक है, और एक चाकू ले लो, नहीं नहीं अभी फाड़ना नहीं है, बस चाकू ले लो, जो मैं कहूँ वो करो। ये है तरबूज, एक चाकू लिया, सुंदर सा बढ़िया सा तरबूज, बहुत पका हुआ है, पानी आ रहा ना मुंह में, कोई बात नहीं, बाल्टी में भर लो, बाद में नहाने का काम आएगा, इधर ध्यान दो। ये है तरबूज, और एक लो चाकू, और उस चाकू को इसमें डालो, जैसे चाकू डालेंगे तो इस तरीके से आएगा। फिर उस चाकू को क्या करो, गोल तरबूज में इस तरीके से ऐसे करके घुमा दो, और घुमाने के बाद एक कोन जैसा निकलेगा, उसको निकाल के अलग कर दो। तो आप देखेंगे कुछ इस टाइप का निकलेगा, एंगल जहां तक डाला सेंटर, तो ऐसे करके एक पूरा ये भाग जाएगा निकल, ये भाग गया निकल। और जब निकलेगा तो जितना कोन जैसा निकलेगा वहां पे जाके कौन सा पूरा का पूरा ऊपर तक बनता हुआ आएगा। तो ये जो एंगल है यही कहलाता है ठोसीय कोण।
ठोसीय कोण या घन कोण, बात समझ आ गई। और इसका यूनिट जो होता है वो स्टेरेडियन होता है। रेखीय कोण में क्या होता है, सिर्फ दो लाइन झुकाव के बीच यानी इस तरीके से सिर्फ एंगल बनता है, जबकि अगर हम एक आइसक्रीम की कोन ले आए खाली तो उसमें अंदर से जो पूरा कोण बन के आ रहा, चारों तरफ से जो ढक के आ रहा, इसी को बोला था सॉलिड एंगल। बात समझ आ रही है, यानी घन कोण या ठोसीय कोण। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। यानी स्टेरेडियन किसका यूनिट होता है, ठोसीय कोण का होता है, अर्थात सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है, जबकि रेखीय कोण का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, आपका रेडियन होगा। बात समझ आ रही है। ये हैं आपके रेडियन और स्टेरेडियन, दोनों क्या हैं, संपूरक मात्रक हैं। और ये बात आप याद रखना हमेशा, ठीक है ना। और ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं और बहुत ही ज्यादा काम आएंगी आपके आगे फ्यूचर में, इस बात को याद रखना हमेशा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि उनकी जो किसी भी राशि के मापन में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की पद्धतियां चलती हैं, जिनमें से दो पद्धतियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दो क्या कह लो, बल्कि तीन सिस्टम कह लो। उन तीन सिस्टम का यूज बहुत ज्यादा एग्जाम में होता है। फिर आपका ये मेजरमेंट चैप्टर का एंड हो जाएगा, आगे चैप्टर स्टार्ट होगा आपका दूरी, जहां से हम और राशियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। मोशन कल से स्टार्ट कर देंगे, यानी गति। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं फिर समझा रहा हूं, मैंने क्या बोला कि एक तरबूज है, आपको उसको खाना नहीं है, उसको बस देखना है। बहुत प्यार से पका हुआ है, नो डाउट, लाल रस भी निकल रहा है, लेकिन फिर भी उसको खाओ मत थोड़ी देर के लिए। एक चाकू भी है, आपका मन कर रहा है उसे फाड़ने का, लेकिन मत फाड़ो, बस चाकू को उसमें डालो, उसके बाद इसको यूं करके घुमाओ थोड़ी देर के लिए। जो पीस निकले वो खा लो, अब खा सकते, कोई दिक्कत नहीं। जो कौन सा पीस निकला उसे खा लो आराम से। उसके बाद उसे देखो तरबूज को, नहीं बीज को नहीं, तरबूज को डिजाइन बन के आ रही उसको आप बीज देख रहे हो, बीज को नहीं देखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकल जाएगा। खरबूजा नहीं ले सकते ना, खरबूजा खोखला होता है अंदर से, तरबूज ही लो ठोस वाला, ठीक है ना। और नहीं तो कौन देख लो, उस कौन के अंदर जो एंगल बनता हुआ आ रहा वो क्या है, आपका ठोसीय कोण है। बात समझ आ रही है, यहाँ तक समझ आना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो इस मौसम में तरबूज मिलेगा कहाँ, अरे ले आओ ना, आज का हर मौसम में मिलता है, कोल्ड रखा हुआ मिल जाता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जिस मौसम में मिले उस मौसम में बना लेना। आइसक्रीम तो हर मौसम में मिल जाती है ना, तो आइसक्रीम को बता दिया, आइसक्रीम ले लो ना। भावनाओं में बह जाते हो, जबकि भावना कब की शादी हो गई है। आ जाओ ध्यान से सुनो, नेक्स्ट। अरे कौन भावना, हमें नहीं पता, हम तो बस बोल दिया ऐसे ही। अगले हम बात करते हैं सिस्टम की, ठीक है। सिस्टम्स क्या हैं, अर्थात पद्धतियां क्या हैं। सिस्टम्स यानी पद्धतियां, कौन सी पद्धतियां, मापन की पद्धतियां। ये सिस्टम कोई और नहीं, हम क्योंकि हमारा चैप्टर ही है, हमने आपको पहले ही बता रखा, कल की क्लास में हमने लिखा भी दिया था, मापन। हमारा जो चैप्टर तो यही चल रहा है ना, पहली जो यूनिट चल रही है वो मापन चल रही है। तो मापन के अंतर्गत हम पहले अब क्या पढ़ रहे हैं कि मापन की कौन कौन से सिस्टम है, पद्धतियां कौन कौन सी हैं, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो सभी लोग, पद्धतियों की बात करें सिस्टम की, तो बेसिकली जो पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, चार होती है। एक होती है MKS सिस्टम, हम जिन पे पढ़ेंगे सिर्फ उनकी बात करेंगे। CGS सिस्टम, ठीक है। एक होती है FPS सिस्टम, और एक है आपकी SI, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम कह सकते हैं इसको। हमें जो जनरली पढ़ना है MKS। MKS क्या मतलब क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी पद्धति जिसमें क्या हो, दूरी का मात्रक मीटर हो, ये किसका मात्रक है, दूरी का, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो, और सेकेंड जो है यानी समय का मात्रक क्या हो, सेकेंड हो। इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, MKS सिस्टम कहते हैं। अर्थात जब भी दूरी आएगी उसका मापन अगर मीटर में किया जाए और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापन किया जाए। देखो द्रव्यमान और भार अलग अलग चीज होता है। जनरली हम कह देते हैं कि हमारा भार इतना है, 65 किलोग्राम है। जो किलोग्राम होता है वो द्रव्यमान होता है, मास होता है, आपके अंदर जो मटेरियल है उसका होता है। अगर उसमें G का यानी जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी होती है उसका जो वैल्यू है उसके अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अर्थात 10 का या 9.8 का, अलग अलग होती है डिफर, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा गुरुत्वाकर्षण में। अगर उससे मल्टीप्लाई कर दे तब वो बन जाता है वेट यानी भार, ठीक है। आप स्टूडेंट आप जनरली सामान बोलते रहो, लेकिन उनके बीच अंतर समझना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भार में, वेट में और मास में डिफरेंस क्या है, ठीक है।
वेट जो है वो एक, ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब स्केलर वेक्टर क्या होता है पढ़ेंगे कल की क्लास में, अदिश और सदिश राशियां। ठीक है, समझा देंगे क्या होती हैं। एमकेएस सिस्टम हमने क्या बताया कि जिसमें दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, उसके पद्धति को तो क्या कहते हैं एमकेएस सिस्टम कहते हैं। अगली है सीजीएस। सीजीएस को समझाते हैं, इसको फुट पाउंड सेकंड कहते हैं। इसको हमारे लिए बहुत काम है नहीं, मैं बता दे रहा हूं। इससे पहले फुट पाउंड सेकंड का सीधा सीधा मतलब है जिसमें दूरी को फुट में मापा जाए और द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाए, पाउंड जो होता है, और समय को सेकंड में, तो उसको एफपीएस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा दी गई पद्धति समझ लो। सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस का मतलब ये हुआ कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इसका मतलब साफ हुआ जिसमें दूरी का मतलब मापन किसमें किया जाए सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान का मापन किसमें किया जाए ग्राम में, और समय किसमें मापा जाए सेकंड में। तो उस पद्धति को हम क्या कहते हैं सीजीएस पद्धति कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ पद्धति में इसके मात्रक पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करें, जैसे दूरी का हमने एक मात्रक पढ़ा, ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा कि दूरी के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और तो दूरी का मात्रक हम किस में लेते हैं मीटर में मापते हैं बेसिकली, क्योंकि तो एमकेएस सिस्टम है। अगर इसे सेंटीमीटर में मापन किया जाए तो ये सीजीएस में चला जाएगा। अगर इसी दूरी को हम फुट में मापन कर देते हैं, ठीक है, फुट या फीट कह लो, कैपिटल में ज़्यादा अगर समझ तो फीट क्या हो जाता है, क्या नाम प्लूरल वर्ड, और फुट है तो सिंगल, तो ये बन जाती है एफपीएस सिस्टम में। ठीक है, तो ये अलग अलग सिस्टम होती हैं। अब ये सिर्फ कहना किलोमीटर किसमें हो जाता है, तो मीटर का एक बड़ा मात्रक किलोमीटर भी होता है दूरी के, और अन्य मात्रक भी होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिर्फ दूरी को ले लिया तो इसको खत्म ही कर लेते हैं। दूरी के सबसे बड़े मात्रक की अगर मैं बात करूं, दूरी का सबसे बड़ा अगर मात्रक कौन है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बताओ, तो आप ध्यान रखना दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। ठीक है, प्रकाश वर्ष नहीं है, पारसेक है, ये बात याद रखना। दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो क्या है आपका पारसेक है। ठीक है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर मैं पारसेक की बात करूं तो सिर्फ और एक पारसेक के अंदर जो पारसेक है, इस एक पारसेक के बराबर अगर मैं बात कर दूं, यहाँ पर कहें कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है अकेले एक पारसेक। जो प्रकाश वर्ष है, अब सर प्रकाश वर्ष क्या है, तो सिंपल भाषा में समझो, प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष ये भी दूरी का मात्रक है। कहीं प्रकाश से हिसाब कुछ और मत लगा लेना। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश किरणों द्वारा तय की गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश किरण जितनी दूरी तय करती है उसे ही क्या कहा जाता है, लाइट ईयर कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये बात समझ आ रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो बहुत आसान तरीका है, क्योंकि दूरी है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। प्रकाश की जो चाल होती है कितनी होती है बताओ, चलो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये देखो मीटर में है, किलोमीटर में तो 3 खत्म हो जाते हैं यहाँ से, तो 3 लाख किलोमीटर बन जाता है, क्योंकि 3 खत्म करोगे तो 5 रह जाएगा, तो 3 पे 5 जीरो का मतलब क्या हो गया 3 लाख। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होती है निर्वात या वायु में। अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, आगे पढ़ेंगे जब अपवर्तन और परावर्तन पढ़ाऊंगा। ठीक है, बात क्लियर है। जब यूनिट लाइट स्टार्ट होगी तब बताऊंगा कि हाँ अलग अलग माध्यम में उसकी चाल कैसे बदलती है, वो आगे की चीज है। फिलहाल के लिए इतना समझना है हमें कि हम क्या कह रहे हैं। अगर हमें कोई बच्चा आ जाए कैलकुलेट ही करना है, नहीं जिद है उसको, नहीं सर हमें तो कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट करके बताओ, कर लो कैलकुलेट, कौन सा करना आपका काम है, कैलकुलेटर आपके हाथ में है, कर लो कैलकुलेट। अगर दूरी निकालनी है, एक प्रकाश वर्ष अगर सिंपल से लाइट ईयर पूछा जाए कितने के बराबर होता है, तो 9.45 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक प्रकाश वर्ष कितने
मीटर के बराबर होता है, तो 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है 9.45 10⁻15 मीटर। कैलकुलेट करना है तो चाल गुना समय होता है, चाल है 3 × 10⁸, समय हो गया 1 वर्ष। 1 वर्ष को पहले किस में चेंज करो, मंथ में 12 आएंगे, फिर 1 मंथ को बराबर कर दो कितने में, डेज में, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 दिन में कितने घंटे होते हैं 24 होते हैं, 24 से गुना करो, फिर घंटे में कितने मिनट होती हैं 60 होती हैं, 60 का मल्टीप्लाई करो, मिनट को सेकेंड में लाओ, फिर 60 का मल्टीप्लाई करो। अब इस पूरे को कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा 9.45 10⁻15 मीटर। ठीक है, एक काम ये कि आपकी इच्छा कर रही है, कुछ काम है नहीं, बिल्कुल अगर आपने ठल्ले बैठे हुए हैं कर लो भाई, क्या दिक्कत आ रही है, आराम से जाके मैं बता दिया, गुना कहा करना है कर लो। और एक तरीका ये है कि बहुत बार पूछा जाता है तो याद कर लो 9.45 10⁻15 मीटर। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो ये तो थे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक की हमने बात की, कौन सा है आपका पारसेक है, और प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। ये बहुत बार प्रकाश वर्ष और सिर्फ इन पे ही पूछा जाता है। फर्मी भी दूरी का ही मात्रक होता है, ठीक है। माइक्रोन भी दूरी का ही मात्रक होता है। 1 माइक्रोन में बहुत बार पूछा कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, डेसीमीटर। ये इतना नहीं पूछता है, जनरली जो पूछे जाते हैं एंगस्ट्राम भी दूरी का मात्रक होता है। जो नॉर्मल पूछे जाए वो उनको मैं लिखा देता हूं, एक है एंगस्ट्राम, ये पूछ दिया जाता है। फर्मी, ये पूछ दिया जाता है। प्रकाश वर्ष, ये ऐसे नहीं पूछा जाएगा। प्रकाश वर्ष में बहुत रेयर केस है कि आपसे ये पूछा जाए इतनी बिलोबल, लेकिन पूछ दिया जाए निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक नहीं है, तो 3 ये रख दिया, तीसरा कुछ और, चौथा कुछ और रख दिया, लेकिन आपको इनके बारे में भी नहीं पता है तो बहुत दिक्कत है, ये भी पता होने चाहिए। और एक क्या है अभी जो हमने बताया पारसेक, ये 4 अगर आप याद रखते हो तो मीटर, किलोमीटर, सेकंड, मतलब मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर ये नहीं कहेगा, क्योंकि उनके पीछे ऑलरेडी मीटर लगा हुआ है, तो आप ऐसे ही अनुमान लगा लेंगे हाँ ये दूरी के मात्रक हैं। लेकिन एंगस्ट्राम, फर्मी, प्रकाश वर्ष, पारसेक, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये भी दूरी के ही मात्रक हैं, ये कोई किसी के चाचा या भतीजे या भांजे नहीं है ना। बस ये पता होना चाहिए, पता चले कौन से गोला से उतर गए तो कोई दूसरे गोला का वर्ड नहीं है, ये इसी गोला से इजाद हुआ है, और ये क्या है दूरी के ही मात्रक हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अदरवाइज नहीं भी पता होगी तो कौन सा तूफान आएगा ना कहीं भूचाल आएगा, लेकिन अगर पता होगा तो आपका एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा तो। बात समझ आ रही है? ठीक है। और बहुत बार सीजीएस पद्धति में यूनिट पूछा जाता है, जैसे बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में है, तो हम लोग बल को पढ़ लेते हैं। चलो पहले इसे नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे एक चीज सीजीएस के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, और फिर इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। जनरली एसआई सिस्टम में क्या होता है, जैसे कोई साइंटिस्ट कोई भी अगर डेफिनेशन देता है, किसी चीज को याद करता है, तो उसी के नाम पर जब हम मात्रक, जैसे क्या है बल, बल का मात्रक न्यूटन है, क्योंकि बल की परिभाषा ही जो क्या थे आइजैक न्यूटन ने दी थी, इसीलिए उसका मात्रक क्या कर दिया, न्यूटन कर दिया गया। तो न्यूटन जो है वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में एसआई सिस्टम में यूनिट है। लेकिन अगर हम बल के मात्रक की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, वो 1 न्यूटन के ही बराबर होता है, और वो है एमकेएस सिस्टम में, क्योंकि वहां क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक, मीटर दूरी का मात्रक, और सेकंड समय का, तो एमकेएस सिस्टम हो गया। लेकिन अगर इसी को हम कहते हैं डाइन, और डाइन इज नॉट चुड़ैल, ठीक है ना, गांव में बोलते होंगे डाइन चुड़ैल को, लेकिन यहाँ डाइन का मतलब क्या है, बल का मात्रक है सीजीएस सिस्टम में, है ना। घर आके ये मत करना सर गाली लिखी थी पेपर में, बल का मात्रक पूछा गया सीजीएस सिस्टम में और ऑप्शन दिया था वहां डाइन, तो आपको लग रहा था डाइन चुड़ैल है और आप छोड़ के आ गए, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो डाइन भी क्या होता है, बल का मात्रक है, लेकिन कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। चलो इसे नोट करो, अब आगे चलते, फिर मैं बात को बताता हूँ कि भाई इनमें कौन कौन से यूनिट कैसे कैसे डिफर हो जाते हैं, उन चीज को भी समझते हैं, और सब में आपस में इंटरलिंक करना आना चाहिए, आपस में उनके बीच जो रिलेशन है उसको आपको पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं आगे। और जो भी लोग अगर रेलवे में जिनका फर्स्ट जो एग्जाम है सीबीटी 1 जिनका क्लियर हो चुका है, जो 60+ रॉ मार्क्स ला रहे हैं, तो वो साइंस की क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आपको ये ऐसा है कि एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने की गारंटी लेगा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन कितने ज़्यादा आते हैं ये वो सब जानते होंगे जो रेलवे का एग्जाम पहले दे चुके हैं, या आप सीटेट, यूपी टेट या सुपर टेट की प्रिपरेशन में हैं, और वो भी
साइंस वर्ग से हैं, ठीक है, कला वर्ग से नहीं, कला वर्ग में तो खैर क्या होगा, जीएस वाले पोर्शन में ही आएगा, लेकिन अगर साइंस वर्ग से हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी, क्योंकि उनमें भी 4 से 5 क्वेश्चन जनरली विज्ञान से पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिजिक्स का सबसे ज़्यादा डायरेक्ट जो बेनिफिट होगा वो सबसे ज़्यादा रेलवे वालों को होगा, और सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट में जो साइंस वर्ग से उनको लाभ होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा था सीजीएस सिस्टम में कहा, तो कई बार जैसे हम एक एग्जांपल 1-2 राशियां पकड़ते हैं, जैसे हमने बल लिया। अब ये मत कहना सर बल की परिभाषा बताओ, तो मैं इतना ही बोलूंगा पुश और पुल, क्योंकि अभी मैं बल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिस्टम पढ़ा रहा हूँ और ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके मात्रक उस सिस्टम में कैसे कैसे डिफर करते हैं, अर्थात बदलते हैं, वो चीज बताने आ रहा हूँ, ठीक है ना। ये नहीं पढ़ाने आ रहा कि फोर्स क्या है, ठीक है, किसके इफेक्ट क्या है। जब पढ़ाऊंगा तो फोर्स के बारे में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टॉपिक से भटकना नहीं है, जहां चल रहे हैं उसी पे फोकस्ड करके रखो बिल्कुल। तो बल की अगर बात करें, बल की यानी फोर्स की, तो हमने क्या कहा, इसको अगर हम एमकेएस सिस्टम में लेते हैं, एमकेएस सिस्टम में, तो एमकेएस सिस्टम में, सीजीएस में और एसआई सिस्टम में, अगर मैं बल के एसआई सिस्टम में बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। क्योंकि बल की जो परिभाषा है वो न्यूटन साहब ने दी थी। न्यूटन के गति के जब नियम पढ़ते हैं तो गति का पहला नियम ही आपको न्यूटन के बल की न्यूटन क्या देगा, बल की परिभाषा देता है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, गति का नियम है, वो क्या करता है, बल की परिभाषा देता है। सेकंड लॉ जो देता है वो क्या देता है, बल के लिए व्यंजक स्थापित करता है, F बराबर जो ma आता है वो सेकंड लॉ से आता है। और थर्ड लॉ न्यूटन का क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। और क्रिया प्रतिक्रिया नियम हमने कहा था वस्तुओं पर ही अच्छा होता है, सामान्य जीवन में बहुत बेकार होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब देखो लाभदायक भी है, उसका नेगेटिव इफेक्ट भी है ना। प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो तो बहुत अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जितना फोर्स इस पे लगाएंगे वो दूसरी तरफ से वस्तु भी हम पर उतना ही फोर्स लगाएगी। अगर हम एक गेट को पकड़े जोर से मारें तो जितनी देर से वो जाके टकराएगा उससे फिर टकरा कर वापस आएगा, है ना। कई बार इसमें लॉस होता है, वो अलग चीज़ है, कहाँ पे लॉस होता है ना, क्योंकि फोर्स जब जाएगा तो उसमें घर्षण फ्रिक्शन भी कई जगह काम कर रहा होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सामान्य जीवन में अगर ये आप पहले हमें पता हो कि भाई जो कार्य हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं तो उसका प्रतिक्रिया भी गलत होगी, तो फिर बहुत लाभदायक है। लेकिन अगर एक बार कार्य हो गया, किसी को एक चांटा मारा, अब उसको न्यूटन का थर्ड लॉ याद आ गया कि भाई चांटा मारा है तो ये क्रिया हुई है तो प्रतिक्रिया जरूरी है, तो दूसरा चांटा वो भी जड़ेगा। फिर क्या होगा, चांटा मारने फिर आंख के बदले आंख लोगे तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सामान्य जीवन में क्रिया प्रतिक्रिया नियम नहीं चलता है, सामान्य जीवन में क्या चलते हैं, ठीक है, आपके साधारण नियम चलते हैं। वहाँ पर जो एक्शन रिएक्शन फोर्स का जो एग्जाम्पल है वो काम नहीं करता है। अगर ये काम लगा दिया आपने, ये काम करता है तो हर काम के करने से पहले काम करेगा, ठीक है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उससे पहले ही अगर आपको पता रहे क्रिया प्रतिक्रिया नियम तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप पहले हो चुका है कार्य फिर उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर बहुत बेकार है। फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। न्यूटन हमने क्या बताया कि एसआई सिस्टम में इसका यूनिट न्यूटन है, लेकिन अगर सीजीएस में जाते हैं तो इसका यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। और अगर एमकेएस में जाते हैं तो इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो अब क्या है कि बल को आपने पहले ही पढ़ा है और बल के बारे में ये भी पढ़ा होगा कि हाँ भाई मात्रक इसका न्यूटन होता है, लेकिन एक नई चीज निकल के आई कि इसका डाइन भी यूनिट होता है और इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूनिट होता है। अब अगर कहे कि निम्नलिखित में बल का मात्रक नहीं है और ये 3 दे दे, चौथा कुछ और दे, तो आप तुरंत आसानी से क्लिक करेंगे, हाँ सर ये तो हमने पढ़े हुए हैं तीनों और ये बल के मात्रक हैं, चौथा यही वाला नहीं है। और अगर पूछ दे कि निम्नलिखित में से सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक है और ये भी ऑप्शन में हो, एक और ऑप्शन भी अगर बनाए आपसे, तब भी आप आराम से टिक कर पाएंगे, यहाँ सीजीएस में डाइन होता है, ठीक है, बात समझ आ रही है। ऐसे ही अगर हम बात करें कार्य की, तो कार्य का भी अगर मैं एमकेएस में बात करूं, दोनों में, एमकेएस में क्या होता है, कार्य का मात्रक अगर बात करें तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर सीजीएस में कार्य की मात्रा की बात करें तो होता है अर्ग, और अगर एसआई सिस्टम में बात करें तो क्या होता है, जूल। देखो अलग अलग डिफरेंट सिस्टम में यूनिट भी अलग अलग आ रहे हैं।
कार्य लिया, वर्क लिया, और वर्क का मात्रक देखते हैं तो एसआई सिस्टम में क्या होता है, जूल होता है, जबकि अगर हम सीजीएस में बात करें तो अर्ग होता है, और अगर एमकेएस में बात करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर हो रही ना चीजें? बहुत आसानी से आपके कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर होने चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी भी एग्जाम में कहीं भी दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नोट्स जरूर बनाना, चाहे आप किसी भी टीचर से क्लास लें, कहीं भी क्लास लें, ये बिल्कुल नहीं जरूरी नहीं कि आप हमारे पास ही पढ़ें तभी आप एग्जाम में सिलेक्शन लेंगे, कहीं भी पढ़ें, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, नोट्स जरूर तैयार करना और अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करना। पहले से ही सिलेबस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस ही नहीं पता है तब तक आप पढ़ाई जो करेंगे निरर्थक चीजों को पढ़ते रहते हैं। जैसे पैट के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे साल भर, जैसे एग्जाम निकला 6-7 महीने से लगातार लगे, लेकिन सिलेबस को नहीं देखा, जबकि पैट में सिलेबस लिमिटेड में था, बिल्कुल बहुत ही लिमिटेड सिलेबस जारी किया था। अगर उन टॉपिक पे कोई पूरा पढ़ के चला गया तो 99.9 परसेंटाइल आ सकती थी बड़े आराम से। मैं एक दिन भी पैट की तैयारी नहीं की है, जो मेरी रियल परसेंटेज है, चाहो तो एक्चुअल मैंने अपने उसमें डाल भी रखी है, 94.78 है, जबकि एक दिन भी पैट की तैयारी नहीं किया। और पैट में सिर्फ ऐसा नहीं कि जीएसई आती है, मैथ्स भी आती है, रीजनिंग भी आया, सब कुछ ऑप्शन था वहाँ पे, हिंदी भी थी, इंग्लिश भी थी, सारे सब्जेक्ट थे, ठीक है ना। और ऐसे स्टूडेंट भी हमारे जानने में हैं जिनके 99.9 भी आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आए हैं। तो क्योंकि बहुत लिमिटेड सिलेबस था, आपको अगर सिलेबस की एक बेसिक समझ भी थी ना तो भी आराम से 90 प्लस लाए जा सकते थे बड़े आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो ये चीजें आपको कभी क्या करेंगे एग्जाम में जब भी सक्सेस मिलती है, जब पहले से आप एक रणनीति तैयार करते हैं। आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस पता होगा तभी आप रणनीति बना पाएंगे। क्योंकि अगर युद्ध को जीतना है तो युद्ध से पहले क्या होना चाहिए, पहले पूरा अपने जो सामने वाला दुश्मन है उसकी क्षमता पता होनी चाहिए, उसकी पावर पता होनी चाहिए। आपको यही नहीं पता कि दुश्मन अज्ञात है तो कैसे पर तैयारी करें, कैसे उस पर आप जीत हासिल करेंगे। पता होना चाहिए ना कि अगर युद्ध भूमि में रणभूमि में उतर रहे हो तो दुश्मन कौन है उसके सामने, उसकी पावर क्या है। सिर्फ आप अपनी पावर लेके बैठे रहोगे तो युद्ध नहीं जीत पाएंगे आप फिर। चलिए, आज के लिए ज्ञान इतना पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।